दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध सिर्फ एक संयोग मात्र होगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो म्यूजिक अरसा 777 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ने पहले ही सीख लिया था कि उसे अब निष्क्रिय नहीं रहना है, खासकर अनिकेत के कारण। उसने तय किया कि वह प्रतिबंधित क्षेत्र में ही रहेगा और बेतरतीब तरीके से उछल कूद नहीं करेगा। इससे अनिकेत और उसका गिरोह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। उन्होंने प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने की हिम्मत नहीं की। अब वे सिर्फ बाहर से गोली चलाने की कोशिश करते, लेकिन उस दिन उनकी किस्मत खराब थी। उन्होंने कई बार गोली मारी, पर एक भी टोकरी में नहीं गई। दूसरी तरफ गोरिल्ला मैक्स प्रतिबंधित क्षेत्र में पूरी तरह सुरक्षित था। ऋषभ को शॉट लगाने का पूरा मौका मिल रहा था। भले ही उसकी हिट रेट बहुत कम थी, लेकिन हर रिबाउंड को कवर करने के लिए गोरिल्ला मैक्स मौजूद था। चाहे वह ऑफेंसिव रिबाउंड हो या डिफेंसिव, मैक्स हर बार खुद संभाल लेता। ऋषभ को किसी दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। देखते ही देखते स्कोर 2 से 8 हो गया। टीम ध्रुव के पास सिर्फ 2 पॉइंट थे, जबकि टीम ऋषभ 8 पर थी। ऋषभ की टीम को जीतने के लिए अब बस 2 और पॉइंट चाहिए थे। ध्रुव का खेलने का टाइम आ गया था। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ऋषभ की टीम मैच खत्म कर देती। ध्रुव ने टाइम आउट लेने का इशारा किया। समय खत्म होते ही अनिकेत और उसका गिरोह विश्राम क्षेत्र में लौट आया। सॉरी ध्रुव, आज मेरी परफॉर्मेंस सही नहीं है। मैं बाहर से शॉट नहीं लगा पा रहा हूं। अनिकेत ने माफी मांगी। हम भी। फिन और विलियम ने भी अपनी बात कही। ध्रुव ने कहा, कोई बात नहीं, मैंने ही इस मैच को एक्सेप्ट किया था। तुम सबने अपना बेस्ट दिया, इतना ही काफी है। अब मैं खेलूंगा। अगर तुम थके हो तो पहले आराम कर सकते हो। विलियम ने कहा। मैं जाऊंगा। ठीक है विल, तुम आराम करो। टाइम आउट खत्म हो गया था। ध्रुव, अनिकेत और फिन के साथ कोर्ट में आ गया। ओहो, उन्होंने एक नया प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अरे, ये तो वही लड़का है जिसने लेबर डे टैलेंट शो में बॉय गाया था। इसका नाम ध्रुव है ना? क्या ये बास्केटबॉल खेलना जानता है? बिल्कुल नहीं, ये तो पूरा नौसिखिया है, डीन ने कहा। डीन ध्रुव से नाराज था। लेबर डे टैलेंट शो के बाद से ही वह उसे पसंद नहीं करता था। पहले ध्रुव उसकी क्लास का गुमनाम लड़का था, लेकिन अचानक पियानो प्रिंस बन गया। डीन को लगता था कि एवा उसके करीब होनी चाहिए थी, लेकिन ध्रुव ने उसे छीन लिया। डीन की बात सुनकर क्लास के कई बच्चे गुस्सा हो गए। डीन, अगर तुम मोटिवेट नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, पर दूसरों का हौसला मत गिराओ। तुम क्लास मॉनिटर हो। हाँ, तुम जल रहे हो। ध्रुव तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है। उसने खुद गाना लिखा, कंपोज किया और पियानो बजाते हुए गाया। तुम उसकी बराबरी कैसे कर सकते हो? क्लास की लड़कियों ने डीन को खूब सुनाया। अब ध्रुव अपनी क्लास की कई लड़कियों का फेवरेट था। पहले तो किसी ने उसे नोटिस नहीं किया था, लेकिन लेबर डे टैलेंट शो के बाद सब उसकी तरफ ध्यान देने लगे। लड़कियों का मानना था कि ध्रुव दिन ब दिन ज्यादा स्मार्ट और क्लासी बनता जा रहा है। फिलहाल ध्रुव साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में भी अपना फैन बेस बना चुका था। एवा उत्सुकता से ध्रुव को घूर रही थी, क्योंकि वह कोर्ट में आ गया था। वह देखना चाहती थी कि ध्रुव और क्या कर सकता है। अमेलिया भी उसे देखने आई थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी जो ध्रुव के लिए स्नेह दिखा रही थी। ऋषभ ने ध्रुव को कोर्ट में जाते देखा और व्यंग्य करते हुए कहा, ध्रुव, कल दोपहर 12 बजे मत भूलना। मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन ध्यान से सुनूंगा। ध्रुव ने शांत जवाब दिया। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम कभी नहीं जानते कि कौन किसका इंट्रोडक्शन सुनेगा। ऋषभ हंसते हुए बोला, क्या तुम सोचते हो कि जीत सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहां आकर गेम पलट दोगे? खुद को बहुत ज्यादा समझने लगे हो।
ध्रुव मुस्कुराया और कहा, जब सब खत्म हो जाएगा तब पता चल जाएगा। चलो शुरू करें। इसके बाद ध्रुव ने कोई जवाब नहीं दिया। वह शब्दों से नहीं, अपनी कुशलता से जवाब देना पसंद करता था। ज्यादा बोलने से क्या फायदा? अगर ऋषभ हारता तो उसका मजाक अपने आप बन जाता। अब गेंद ध्रुव की टीम के पास थी। ध्रुव ने 3 पॉइंट लाइन के पास खड़े होकर अनिकेत को पास दिया। फिर इशारा किया कि अनिकेत गेंद उसे वापस दे। अनिकेत, जो ड्रिबलिंग करके आक्रमण की सोच रहा था, थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन इशारा देखकर उसने गेंद वापस ध्रुव को पास कर दी। ध्रुव ने गेंद पकड़ी और अपने सिर के ऊपर दाहिने हाथ से उठा ली। उसके सामने ऋषभ का अटेंडेंट खड़ा था, जो ध्रुव को हल्के में ले रहा था। कोर्ट के आसपास खड़े 100 से ज्यादा लोग ध्रुव की हरकत को गौर से देख रहे थे। सब जानना चाहते थे कि वह क्या करेगा। ध्रुव ने गेंद को अपने दाहिने हाथ से धकेला और बास्केट की तरफ फेंक दिया। चारों ओर फुसफुसाहट शुरू हो गई। क्या ये खेलना जानता भी है? क्या इसे लगता है कि ऐसे ही बॉल बास्केट में जाएगी? खिलाड़ी रिबाउंड लेने के लिए बास्केट के नीचे दौड़ पड़े, लेकिन 3 सेकंड बाद सबकी आंखें फटी रह गईं। गेंद बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम ध्रुव 4, टीम ऋषभ 8। क्या यह अंदर चला गया? क्या वह धोखा दे रहा है? चाहे लोग विश्वास करें या नहीं, बॉल सचमुच बास्केट में गई थी। जाओ ध्रुव, अरे वाह, इसे फिर से करो। ध्रुव के फैंस चिल्लाने लगे। अगली बॉल अब ऋषभ की टीम के पास थी। ध्रुव ने स्वेच्छा से डिफेंस संभाला, जबकि अनिकेत गोरिल्ला मैक्स के पास प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़ा हो गया। ऋषभ ध्रुव को देखकर मुस्कुराया और बोला, ध्रुव, यह मत सोचो कि तुम्हारी किस्मत हमेशा चलेगी। अब असली बास्केटबॉल देखो। इसके बाद उसने अपनी शानदार ड्रिबलिंग का प्रदर्शन शुरू किया। वह तरह तरह की ट्रिक्स दिखा रहा था। ध्रुव चुपचाप उसके सामने खड़ा था, बिना किसी डिफेंस मूव के। ऋषभ चिढ़ गया। ध्रुव, तुम मुझे उकसा रहे हो, अब इसका नतीजा भुगतो। अचानक ऋषभ ने अपनी स्पीड बढ़ाई और ध्रुव के दाहिने तरफ से निकलने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऋषभ बहुत खुश था। वह प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा और कूदकर शॉट मारने ही वाला था। गेंद कहां है? मेरी गेंद कहां गई? यह कहां चली गई? ऋषभ ने पलट कर देखा तो ध्रुव 3 पॉइंट फील्ड पर खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में बॉल थी। बिना देरी किए ध्रुव ने पहले की तरह बॉल को उछाला। गेंद फिर से नेट को छुए बिना बास्केट में चली गई। टीम ध्रुव 6, टीम ऋषभ 8। अगर पहली बार इसे भाग्य कहा गया तो दूसरी बार इसे क्या कहेंगे? पूरे कोर्ट में हलचल मच गई। क्या लीजेंड है ये लड़का? उसने ऋषभ से गेंद कैसे छीनी? पता नहीं, मैंने कुछ देखा ही नहीं। सब कुछ इतना फास्ट था। वह बहुत तेज है। किसने कहा था कि ध्रुव को बास्केटबॉल खेलना नहीं आता? वह तो प्रोफेशनल लग रहा है। ऋषभ के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ नहीं कहा। बिना कोई चालाकी दिखाए उसने आराम से बॉल ड्रिबल की। इस बार उसने प्लान बनाया कि बॉल गोरिल्ला मैक्स को पास करेगा ताकि रिबाउंड से आसानी से स्कोर बनाया जा सके। लेकिन इससे पहले कि वह पास करता, एक तेज झोंके जैसा महसूस हुआ। बॉल फिर से गायब हो गई। ऋषभ ने चौंक कर देखा। बॉल फिर से ध्रुव के पास थी। ध्रुव ने 3 पॉइंट लाइन से बॉल फेंकी और यह बिना नेट को छुए बास्केट में चली गई। टीम ध्रुव 8, टीम ऋषभ 8। अब हर कोई चुप था। यह तीसरी बार था जब गेंद बिना नेट को छुए सीधे बास्केट में गई। यह किस्मत नहीं हो सकती थी। ध्रुव सच में एक मास्टर था जो अपना हुनर छिपाकर खेल रहा था। ऋषभ ने तुरंत टाइम आउट मांगा। उसे अब अपनी टीम के साथ चर्चा करनी थी। अगर ध्रुव ने एक और 3 पॉइंटर बना लिया तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। टीम ध्रुव का विश्राम क्षेत्र। क्या बात है ध्रुव, अब तक तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, अनिकेत ने चिढ़ते हुए कहा। सच में, जब हम साथ खेलते थे तब तुमने कभी ऐसे नहीं खेला। क्या हम तुम्हारे लायक नहीं थे?
फिन ने भी मजाक किया। ध्रुव मुस्कुराया और बोला, नहीं भाई, मुझे बस अभी ज्ञान प्राप्त हुआ है। उसके चेहरे पर हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, अब इन्हें क्या बताऊं? क्या बताऊं कि मेरे पास एक खास सिस्टम है जिससे मैं किसी भी स्किल में अपने पॉइंट्स जोड़ सकता हूं। क्या ये मुझ पर विश्वास करेंगे? दर्शकों में अमेलिया बैठी थी। वह ध्रुव को आराम करते हुए देख रही थी। वह उसे पानी देने के लिए उठने ही वाली थी कि उसने देखा कई लड़कियां पहले ही पानी लेकर ध्रुव की तरफ दौड़ पड़ी। अमेलिया गुस्से में बैठ गई और गाल फुलाकर मन ही मन बड़बड़ाने लगी। ध्रुव, तुम बहुत सुंदर हो, लो थोड़ा पानी पियो। एक लड़की भागते हुए कोर्ट में आई और ध्रुव को मिनरल वाटर थमा दिया। नहीं, मेरा पी लो, मेरा पी लो। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोल पाता, किसी और ने उसे एक और बोतल पकड़ाई। ध्रुव, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। क्या तुम मेरे लिए एक गाना लिख सकते हो? मैंने नाम भी सोच लिया है, गर्ल। कुछ ही देर में ध्रुव कई लड़कियों से घिर गया। दूसरी तरफ ऋषभ के पास सिर्फ उसके साथ ही लड़के बैठे थे। कोई भी उसे पानी देने नहीं आया। हालांकि ऋषभ अमीर और एक धनी परिवार से था, उसकी इमेज अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपनी ताकत का दिखावा करता और दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। ध्रुव को इतना लोकप्रिय देखकर ऋषभ का गुस्सा बढ़ गया। उसने जल्दी से अपने साथियों को इशारा किया और रेफरी से मैच फिर से शुरू करने को कहा। खेल फिर शुरू हुआ। ऋषभ ने 3 पॉइंट लाइन से गेंद पास की। इस बार गोरिल्ला मैक्स बास्केट के नीचे नहीं रुका। वह गेंद कैच करने के लिए आगे बढ़ा। उसने गेंद को ड्रिबल करते हुए बास्केट की ओर कदम बढ़ाया। अपनी ऊंचाई और ताकत के दम पर वह लगभग तय कर चुका था कि यह शॉट पक्का है। मैक्स ने अनिकेत को धीरे धीरे धकेलते हुए बास्केट के नीचे ला दिया। अनिकेत पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर और ताकत मैक्स के सामने कमजोर पड़ गई। मैक्स ने छलांग लगाई, अपने दाहिने हाथ में गेंद पकड़ी और उसे बास्केट में डुबोने ही वाला था। अरे वाह मैक्स, क्या शॉट मारा है! ऋषभ चिल्लाया। मैक्स की ऊंचाई और ताकत को देखते हुए यह डंक पक्का लग रहा था। लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ। एक परछाई सी मैक्स के सामने आई। थप्पा! गेंद हवा में उछलकर बाहर चली गई। सभी ने हैरानी से देखा। ध्रुव ने मैक्स के हाथ से गेंद छीन ली थी। मैक्स का डंक रुक चुका था। ध्रुव ने पूरे समय मैक्स की हरकतों पर नजर रखी थी। वह सिर्फ सही मौके का इंतजार कर रहा था। पूरा कोर्ट हिल गया। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी के लोग, जो बास्केटबॉल के जानकार थे, इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या मैक्स का डंक ब्लॉक हो गया, और वो भी ध्रुव ने? यह अविश्वसनीय है। मैक्स लगभग 200 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन ध्रुव ने, जो सिर्फ 180 सेंटीमीटर का है, उसका शॉट रोक दिया। मैक्स का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं था। वह साउथ रिवर यूनिवर्सिटी की बास्केटबॉल टीम का सबसे ताकतवर खिलाड़ी था। जब ध्रुव ने लगातार 3 3 पॉइंटर्स बनाए थे, तब लोग सिर्फ मस्ती के लिए शोर मचा रहे थे। लेकिन यह मैक्स का शॉट रोकना, वह भी इस अंदाज में, एक बड़ी बात थी। कोर्ट में बैठे हर किसी को अब यकीन हो गया, ध्रुव सिर्फ अच्छा खिलाड़ी नहीं, एक अद्भुत खिलाड़ी था। अब व्यायामशाला में और भी जोरदार जयकारें गूंजने लगीं। जाओ ध्रुव, ध्रुव, मैं तुमसे प्यार करता हूं। हर तरह की चीखें सुनाई दे रही थीं। ऋषभ को ऐसा लगा मानो उसने कोई बहुत गंदा स्वाद चख लिया हो। मैक्स के उतरने के बाद वह वहीं खड़ा रह गया। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था। मुझे रोक दिया गया, और यह सब साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में हुआ। जब वह दूसरे विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा करने गया था, तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये उसके बास्केटबॉल करियर में सबसे शर्मनाक पल था। मैक्स ने सामने खड़े ध्रुव को देखा, जो उससे लगभग एक सिर छोटा था। उसने गुस्से में कहा, ध्रुव, तुम बदमाश हो।
यह बात मैक्स ने साफ तौर पर गुस्से में कही थी। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया, तुम भी बुरे नहीं हो। फिर वह 3 पॉइंट लाइन की ओर भागा और मैक्स वहीं खड़ा रहा। उसका चेहरा काला पड़ गया, जो धीरे धीरे पीला हो रहा था। गेंद अब फिन के पास जा गिरी। उसने बिना देर किए गेंद ध्रुव को पास कर दी। ऋषभ ने तुरंत ध्रुव पर दबाव डालने की कोशिश की ताकि वह दूसरा शॉट न मार सके। ध्रुव बाएं से दाएं हिल रहा था, लेकिन ऋषभ हर बार उसके पीछे ही रह रहा था। असल में ध्रुव जानता था कि ऋषभ उसके लिए कोई खास बाधा नहीं है, लेकिन वह चाहता था कि खेल का मजा और बढ़े। क्या सिर्फ 3 पॉइंटर से ही जीतना मजेदार होगा? ध्रुव ने अचानक गेंद अनिकेत को पास कर दी और फिर तेजी से मुड़कर ऋषभ को पीछे छोड़ दिया। अनिकेत ने तुरंत गेंद उसे वापस दे दी। अब ऋषभ ध्रुव को रोकने की स्थिति में नहीं था। ध्रुव तेजी से गेंद ड्रिबल करते हुए रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस गया। दर्शक हैरान थे। ध्रुव क्या कर रहा है? उसके 3 पॉइंटर्स तो परफेक्ट हैं। उसे बस एक और 3 पॉइंटर फेंकना है और वह जीत जाएगा। वह क्षेत्र में क्यों जा रहा है? कौन जानता है, शायद वह डंक मारना चाहता हो। मैक्स अभी भी बास्केट के नीचे खड़ा है। कोई उसके ऊपर डंक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अभी ध्रुव ने मैक्स का शॉट ब्लॉक कर दिया। अब और क्या असंभव है? वो बस किस्मत थी। दर्शकों की बातों का ध्रुव पर कोई असर नहीं हुआ। वह तेजी से दौड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंचा और चील की तरह उछल गया। उसने गेंद को सिर के पीछे खींच लिया। अरे, ये तो टॉम हॉक डंक करने जा रहा है। हर कोई सांस रोककर ध्रुव की तरफ देख रहा था। मैक्स ने देखा कि ध्रुव उसके ऊपर से डंक मारने की तैयारी कर रहा है। गुस्से और ईर्ष्या से उसका खून खौल रहा था। अगर उसने ये किया तो मैं पूरी तरह से अपमानित हो जाऊंगा। ध्रुव ने जब छलांग लगाई और गेंद को डंक करने की कोशिश की, तभी मैक्स भी जोर से उछला। उसी तरह जैसे ध्रुव ने उसका डंक ब्लॉक किया था, उसने भी ध्रुव की गेंद रोकने की कोशिश की। थप! लेकिन इस बार गेंद दूर नहीं गई। अब गेंद हवा में दोनों हाथों के बीच फंसी हुई थी। बहुत से लोगों ने यह नजारा अपने फोन में कैद कर लिया। ये एक शानदार टकराव था। ध्रुव ने सामने खड़े मैक्स को देखा। असल में वह ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा था। अगर उसके सामने 10 मैक्स भी होते तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता। उसने गेंद को अपने दाहिने हाथ से थोड़ा दबाव दिया। मैक्स अब और नहीं रुक सका। ध्रुव के दाहिने हाथ ने गेंद को धक्का दिया और गेंद मैक्स के हाथों को पार करते हुए सीधा बास्केट में जा गिरी। स्लैम! बास्केटबॉल पूरी ताकत से बास्केट में धंस गई। जब मैक्स का हाथ पीछे से बास्केट को छू गया तो उसने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया। उसे एहसास हो गया था कि वह ध्रुव के इस जबरदस्त डंक को रोक नहीं सकता। अगर उसने अपना हाथ नहीं हटाया होता तो शायद उसका हाथ टूट सकता था। मैक्स को यकीन नहीं हो रहा था कि ध्रुव इतना ताकतवर निकलेगा। इसी बीच ध्रुव का शरीर मैक्स से टकराया। मैक्स को लगा जैसे किसी भारी ताकत ने उसे पीछे की ओर धकेल दिया हो। वह अपने आप को संभाल नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। दूसरी ओर ध्रुव आराम से जमीन पर उतरा। पूरा व्यायामशाला हैरान रह गया। ध्रुव ने मैक्स को हवा में उड़ा दिया। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। ध्रुव की लंबाई 180 सेंटीमीटर और वजन लगभग 60 किलो था। मैक्स लगभग 200 सेंटीमीटर लंबा और 150 किलो का था, और फिर भी ध्रुव ने उसे हरा दिया। ये किसी के सोचने की हद से बाहर था। मैक्स जमीन पर लेटा हुआ था। उसे रोक दिया गया, ये तो अलग बात थी, लेकिन उसे धकेल कर गिरा दिया गया। अब उसके पास उठने का भी कोई बहाना नहीं था। ऋषभ भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और चेहरा आश्चर्य से भरा था। दर्शकों ने जोरदार तालियां बजानी शुरू कर दी। अब ध्रुव को एक नया खिताब मिल गया था, बास्केटबॉल राजकुमार। खेल अपने आखिरी पड़ाव पर था। ध्रुव ने गेंद उठाई और बिना बास्केट की ओर देखे बैक टू द बास्केट शॉट मारा। गेंद सीधे नेट के अंदर चली गई। टीम ध्रुव 10 बनाम टीम ऋषभ 8।
अब तो लोग दंग रह गए थे। क्या ध्रुव को बास्केट की ओर देखे बिना भी शॉट मारने की जरूरत नहीं पड़ती? यह सब कुछ हद से ज्यादा था। ध्रुव ने कुल 4 3 पॉइंटर्स और एक टॉम हॉक डंक मारा और हर बार गेंद सीधे अंदर गई। खेल खत्म हो चुका था। ध्रुव का नाम एक बार फिर साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में गूंजने लगा। शाम को ऋषभ ने गोल्डन लीफ होटल में एक टेबल बुक की, लेकिन सबसे सस्ते मेन्यू के साथ। ध्रुव और उसके दोस्तों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खाने को मिल रहा है, यही बहुत है। अगले दिन ऋषभ प्रसारण कक्ष में गया और माइक उठाकर चिल्लाया, मैं एक कूड़ा हूं। पूरा कैंपस हंसी से गूंज उठा। ऋषभ पूरी तरह से अपमानित हो चुका था। अब वह ध्रुव से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। उसने सोच लिया कि वह किसी तरह उससे बदला जरूर लेगा। कुछ दिन शांति से बीते। 2 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। इस वीकेंड पर ध्रुव ने तारा से वादा किया था कि वह उसके साथ वापस जाएगा। चूंकि उसने तारा से वादा किया था, वह अपने वादे से पीछे नहीं हटेगा। गुरुवार को ध्रुव कक्षा में था जब उसे अमेलिया का मैसेज मिला। अमेलिया, ध्रुव, क्या तुम कल फ्री हो? मैं तुम्हारे लिए खाना खरीदना चाहती हूं। ध्रुव ने इस बारे में सोचा। चूंकि उसके पास और कोई प्लान नहीं था, उसने तय किया कि वह जाएगा। देवी के निमंत्रण को अस्वीकार करना उसे सही नहीं लगा। उसने जवाब दिया, ध्रुव, ठीक है, मुझे जगह बता देना, मैं कल पहुंच जाऊंगा। अमेलिया, तुमने वादा किया है तो पीछे मत हटना, मैं कल जगह बता दूंगी। ध्रुव, ठीक है। अगले दिन अमेलिया का फोन आया। उसने ध्रुव को फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के पास एक रेस्तरां में आने के लिए कहा। चूंकि ये सिटी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट सेंटर था, इसके आसपास ढेरों रेस्तरां थे। वो खाने के बाद आराम से मस्ती कर सकते थे। ध्रुव ने अपनी बुगाटी कार लेकर फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के बाहर पार्क की और रेस्तरां में पहुंच गया। वहां बहुत भीड़ थी। 3 बड़ी मेजें थीं, जिन पर करीब 20 लोग बैठे हुए थे। यहां तक कि ऋषभ और उसके प्लेबॉय दोस्त भी वहां थे। ध्रुव, मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें बढ़िया खाना खिलाया था, आज फिर मुफ्त का खाना खाने क्यों आ गए? ऋषभ ने तंज कसते हुए कहा। ऋषभ, तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ कि 2 दिन पहले हार गए थे? चलो, कोई समय तय करो, फिर से मैच खेलते हैं। ध्रुव ने जवाब दिया। हम कैंपस में नहीं हैं, तो बास्केटबॉल कौन खेलेगा? और आज अमेलिया का बर्थडे है। तुम बिना गिफ्ट लाए यहां क्या कर रहे हो? मुफ्त में खाने आए हो क्या? ध्रुव को पता ही नहीं था कि आज अमेलिया का जन्मदिन है। अगर उसे पता होता तो वह शायद आता ही नहीं। उसे ऋषभ जैसे लोगों के साथ समय बिताने का मन नहीं था। वो इन सबको ठीक से जानता भी नहीं था। ठीक है, झगड़ा बंद करो, आज मेरा बर्थडे है, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। बैठो और खाना खाओ, अमेलिया बोली। उसकी बात सुनकर ऋषभ ने चुपचाप ध्रुव का मजाक उड़ाना बंद कर दिया। सबका शुक्रिया कि आप मेरी बर्थडे पार्टी में आए। यहां हर कोई मेरा अच्छा दोस्त है। साउथ रिवर यूनिवर्सिटी में मेरा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए अपना ड्रिंक खत्म करती हूँ। कहते हुए अमेलिया ने अपना मग उठाया और बियर खत्म कर दी। वहां मौजूद सभी लोगों ने भी अपने मग उठाए और पीने लगे। सब लोग खाओ, जब हम यहां खा लेंगे तो तुम्हारे लिए और भी मजेदार चीजें होंगी, अमेलिया ने कहा। लेकिन ऋषभ चुपचाप गुस्से में उबल रहा था। ध्रुव इस समय साउथ रिवर यूनिवर्सिटी का नया सुपरस्टार बन चुका था। लड़कियां उसके चारों ओर घूम रही थीं। बहुत सी लड़कियां उसके पास शराब पीने के लिए आ रही थीं। ध्रुव किसी को मना नहीं कर रहा था, इसलिए वो उनके लिए भी पीता जा रहा था। लेकिन इसमें कुछ अजीब था। पहले ध्रुव की शराब पीने की कैपेसिटी बहुत कम थी। वह 2 बोतल बियर के बाद ही बेहोश हो जाता था। हार्ड ड्रिंक्स छूना तो दूर की बात थी। हालांकि आज ध्रुव ने बहुत शराब पी ली थी, फिर भी उसे कुछ नहीं हो रहा था। क्या यह उसके शरीर के बेहतर होने का फायदा था? क्या वह अब शराब के प्रति इम्यून हो गया था? डिनर के बाद अमेलिया के दोनों संरक्षक ऋषभ और जैकब
सभी को फुलर गोल्डन सैंड्स एंटरटेनमेंट सेंटर के एक प्राइवेट रूम में ले गए। उन्होंने यह जगह पहले ही बुक कर रखी थी। ध्रुव वहां से जाना चाहता था, लेकिन अमेलिया उस पर खास ध्यान दे रही थी। इस वजह से उसे जाने का मौका ही नहीं मिला। प्राइवेट रूम में जाते ही उन्होंने देखा कि वहां 21 लेयर्स वाला एक बड़ा केक रखा हुआ है। यह केक लगभग एक इंसान की ऊंचाई जितना लंबा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि आज अमेलिया का 21वां बर्थडे था। वाह, कितना बड़ा केक है! मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, किसी ने कहा। इतना रोमांटिक! लड़कियां चहक उठीं। कैसा लगा अमेलिया? मैंने ये केक खास तुम्हारे लिए बनवाया है, ऋषभ ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक यू ऋषभ, अमेलिया ने कृतज्ञता से कहा। और मैंने भी, जैकब ने बीच में टोकते हुए कहा। इस प्राइवेट रूम को बुक करने में बहुत मेहनत लगी। फुलर गोल्डन सैंड्स रिवर सिटी का सबसे बेस्ट एंटरटेनमेंट सेंटर है। बिना सही कनेक्शन के इतना बड़ा रूम बुक करना मुमकिन नहीं है। थैंक यू सो मच जैकब, अमेलिया ने तुरंत उसे भी धन्यवाद दिया। अब एक विश मांगो, किसी ने कहा। अमेलिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और विश मांगने लगी। चूंकि अभी सबने खाना खाया था, उन्होंने केक को एक तरफ रख दिया। तय हुआ कि मस्ती के बाद जब सबको भूख लगेगी तभी इसे काटा जाएगा। इस दौरान ऋषभ ने एक बॉक्स निकाला और अमेलिया के सामने रख दिया। अमेलिया, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सिंपल गिफ्ट तैयार किया है। उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगा, उसने गर्व से कहा। अमेलिया ने बॉक्स ले लिया। अमेलिया, खोलो इसे, देखते हैं ऋषभ ने तुम्हारे लिए क्या लाया है, किसी ने उत्सुकता से कहा। हाँ, जल्दी खोलो, ऋषभ ने इतनी मेहनत की है, अब हम सब भी जानना चाहते हैं, लड़कियों ने जोर दिया। अमेलिया ने बॉक्स खोला। अंदर एक खूबसूरत क्रिस्टल नेकलेस था। अमेलिया, मैंने यह नेकलेस खास तुम्हारे लिए चुना है, कैसा लगा? ऋषभ ने बड़े आत्मविश्वास से पूछा। अमेलिया ने बॉक्स से नेकलेस निकाला और साथ ही एक रसीद नीचे गिर गई। यह सब ऋषभ ने जानबूझकर किया था। वह चाहता था कि सभी लोग इस नेकलेस की कीमत देखें ताकि वे प्रभावित हों। वाह, इस क्रिस्टल नेकलेस की कीमत 2,80,000 रुपए है। यह तो बहुत महंगा है, मुझे भी देखने दो। ओह माय गॉड, ये सच में इतना महंगा है। ऋषभ, तुम तो बहुत जेनरस हो। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि ऋषभ इतने आराम से 2 लाख से भी ज्यादा का गिफ्ट दे सकता है। ऋषभ अंदर ही अंदर बहुत खुश था। हाल ही में उसने काव्या पर काफी पैसे खर्च किए थे। हालांकि काव्या ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया था। उसने उसे कई महंगे गिफ्ट दिए, लेकिन फिर भी वो उसे मनाने में नाकाम रहा। आखिरकार उसने गुस्से में उसे 50,000 रुपए देकर कहा कि वह उनके बीच सब खत्म कर दे। अब ऋषभ का ध्यान अपने अगले लक्ष्य पर था। अब ऋषभ का ध्यान पूरी तरह से अमेलिया पर था। अमेलिया एक खूबसूरत फूल जैसी थी, जिसकी मीठी खुशबू सबको अपनी ओर खींचती थी, लेकिन कोई उसे छू नहीं सकता था। ऋषभ का इरादा साफ था, उसे किसी भी हाल में अमेलिया को हासिल करना था। उसने अमेलिया पर लाखों खर्च कर दिए थे। अगर अब वह हार मान लेता तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हालांकि इतने पैसे खर्च करना उसके लिए आसान नहीं था। वह अपने माता पिता से यह पैसा लेने के लिए बहाने बनाता था। अब उसकी हालत कुछ तंग थी। इसी बीच जैकब ने कहा, बस एक हार? बूढ़े दोस्त, क्या तुम थोड़े सस्ते नहीं हो? अमेलिया, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। यह कहते हुए जैकब ने एक और नाजुक सा बॉक्स निकाला और अमेलिया को दे दिया। अमेलिया ने बॉक्स खोला। अंदर एक BMW की चाबी थी। क्या वो उसे कार गिफ्ट कर रहा है? अमेलिया के रूममेट्स और दोस्त जलन से भर गए। कुछ तो सोचने लगे कि अगर उन्हें कार मिलती तो वे जैकब के साथ उसी रात डेट पर चले जाते। जैकब ने कहा, अमेलिया, तुम्हें वो पुरानी कार पसंद नहीं आई थी तो मैंने उसे बदल दिया।
यह नई कन्वर्टेबल BMW Z4 है। यकीन मानो, पिछली कार से कहीं बेहतर। ऋषभ, जो अब तक ध्यान का केंद्र था, अचानक गुस्से से भर गया। उसने चिढ़कर कहा, बूढ़े लड़के, पिछली बार तुमने क्या कहा था? तुमने वादा किया था कि मेरे $3 मिलियन लेने के बाद अमेलिया के लिए मुझसे नहीं लड़ोगे। अब अपनी बात से पलट रहे हो। ऋषभ ने उनके बीच हुई रैंक 1 की लड़ाई और जैकब को दिए गए पैसे का जिक्र कर सबके सामने सच खोल दिया। क्या? जैकब ने ऋषभ से $3 मिलियन लिए? सभी हैरान थे। क्या वह नकली अमीर लड़का है? ऋषभ तो इससे कहीं बेहतर निकला। जैकब के चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ऋषभ सबके सामने यह बात कह देगा। उसने जवाब दिया, बूढ़े दोस्त, तुमने सबके सामने यह बताने की हिम्मत कैसे की? तुमने खुद मुझसे कहा था कि तुम मुझसे जीत नहीं सकते, इसलिए स्वेच्छा से मुझे पैसे दिए। अंत में मैंने रैंक छोड़ दी, फिर भी तुम्हें नंबर 1 नहीं मिला। यह तो और ज्यादा शर्म की बात है। ऋषभ ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा पैसा लिया। अगर मर्द हो तो वादा निभाओ, या फिर यह मान लो कि तुम मर्द नहीं हो। जैकब ने हंसते हुए कहा, हां, मैंने वादा किया था कि मैं अमेलिया के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन अगर मैं अब एक्शन नहीं लूंगा तो ध्रुव उसे ले जाएगा। तुमने उन्हें डिनर करते नहीं देखा? यह सब तुम्हारी गलती है। मैं ध्रुव से लड़ रहा हूं, तुमसे नहीं। वैसे भी मैंने तुम्हें कभी अपना प्रतिद्वंद्वी माना ही नहीं। यह सुनकर ऋषभ चुप हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। इस बीच ध्रुव यह सब देखकर उलझन में था। इसका मुझसे क्या लेना देना? मुझे बेवजह क्यों घसीटा जा रहा है? फिर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया, ये दोनों ही बेवकूफ हैं, उसने सोचा, और मैं इनकी लड़ाई में फंस गया हूं। ठीक है, लड़ना बंद करो। आज मेरा जन्मदिन है, क्या तुम लोग कम से कम मेरा थोड़ा सम्मान कर सकते हो? अमेलिया ने गुस्से में कहा। अमेलिया की बात सुनकर दोनों की बहस वहीं खत्म हो गई। थोड़ी देर रुककर अमेलिया ने आगे कहा, सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, लेकिन आपके दिए हुए उपहार बहुत महंगे हैं। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। कृपया इन्हें वापस ले जाएं। मुझे माफ कर दीजिए। ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया, अमेलिया, मैंने यह सब ईमानदारी से तुम्हारे लिए किया है। प्लीज इसे दबाव की तरह मत लो। जैकब ने भी तुरंत कहा, अमेलिया, मैं भी यही चाहता हूं। अमेलिया ने गहरी सांस ली और बोली, मेरी बात सुनो। मैंने तुम सबको यहां इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हारे उपहार न स्वीकार करूं। मैं सिर्फ तुम्हारी दयालुता के लिए धन्यवाद कहना चाहती हूं। साथ ही मैं एक और बात साफ करना चाहती हूं। मेरे पास पहले से ही कोई है जिसे मैं पसंद करती हूं, इसलिए प्लीज अब मुझे उपहार भेजना बंद करो। हम बस सामान्य दोस्त रह सकते हैं। क्या यह ठीक है? अमेलिया ने यह बात कहने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी। उसके दिमाग में यह विचार कई दिनों की सोच विचार के बाद आया। रैंकिंग वाले मामले के बाद ध्रुव, ऋषभ और जैकब ने उसे 10 मिलियन से ज्यादा के उपहार दिए थे। उसने इन उपहारों से मिलने वाले 7 मिलियन अपने पास रखे और अपने परिवार के लिए एक नया घर खरीदा। इसके बाद उसने अपने माता पिता के लिए कारें खरीदी और उन्हें 1-1 मिलियन दे दिए। अब उसके पास 7 मिलियन है, सिर्फ 3 मिलियन बचे थे। अमेलिया की पहली ख्वाहिश थी कि वह अपने माता पिता को एक बेहतर जीवन दे। उसे लगा था कि यह ख्वाहिश पूरी होने में समय लगेगा, लेकिन सब इतनी जल्दी हो गया कि उसे खुद यकीन नहीं हुआ। अब उसे पैसों की चाह नहीं थी। वह इन दोनों के बीच फंसकर खुद को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। आग से खेलोगे तो जल जाओगे, यह कहावत उसे बार बार याद आ रही थी। उसे डर था कि एक दिन ऋषभ और जैकब को उसकी बात समझ आ जाएगी और वे उससे बदला लेंगे। आखिरकार वह एक साधारण परिवार की लड़की थी। अगर इन दोनों ने उसके साथ कुछ बुरा किया तो वह इसे सहन नहीं कर पाएगी। यही वजह थी कि उसने अपने जन्मदिन का इस्तेमाल एक मौका बनाकर अपनी बात साफ करने के लिए किया। साथ ही वह यह दिखाना चाहती थी
कि उसका दिल ध्रुव के लिए है। ऋषभ ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, अमेलिया, तुम मजाक कर रही हो, है ना? जैकब भी तुरंत बोल पड़ा, अमेलिया, ऐसे मजाक मत करो, मेरा दिल इतना बड़ा झटका नहीं झेल सकता। उन दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वे इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वहां खड़े बाकी लोग भी हैरान रह गए। अमेलिया ने ऋषभ और जैकब जैसे अमीर लड़कों के लाखों के उपहार ठुकरा दिए। इतना ही नहीं, उसने यह भी साफ कर दिया कि वह उनके साथ कोई रिश्ता नहीं चाहती। कई लड़कियां जलन महसूस कर रही थीं। उनका मानना था कि अमेलिया ने यह मौका बेवजह गंवा दिया। अमेलिया ने हल्की आवाज में दोबारा कहा, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं पूरी तरह से गंभीर हूं। क्या हम सामान्य दोस्त बन सकते हैं? ऋषभ और जैकब ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में साफ झलक रहा था कि वे इस सच को पचा नहीं पा रहे थे। चूंकि अमेलिया ने यह बात सबके सामने कही थी, उन्हें यकीन हो गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। अब उन्हें यह भी समझ में आ गया था कि वे सिर्फ फॉल बैक ऑप्शंस थे। वे इतने दिनों से अमेलिया के पीछे भाग रहे थे, लेकिन कोई और पहले ही बाजी मार चुका था। जैकब को इतना बुरा नहीं लगा। आखिरकार उसने ऋषभ की तरह अमेलिया पर उतना पैसा खर्च नहीं किया था। लेकिन ऋषभ का चेहरा देखने लायक था। इसके विपरीत ऋषभ अलग था। उसने अमेलिया पर लाखों खर्च किए और अब वह पैसा जैसे बर्बाद ही होने वाला था। ऋषभ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसके चेहरे पर गुस्से की वजह से थोड़ी विकृति सी आ गई थी। अमेलिया, बताओ, वो आदमी कौन है? मैं उसे जान से मार दूंगा, ऋषभ चिल्लाया। ऋषभ, प्लीज ऐसा मत करो, हम दोस्त बनकर सब ठीक कर सकते हैं, अमेलिया ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसे डर था कि ऋषभ उसे और उलझा देगा। साथ ही उसे यह भी पता था कि वह गलत थी। ऋषभ ने उस पर बहुत खर्च किया था और अब वह उसे छोड़ने की सोच रही थी। अमेलिया, तुम मुझे बेवकूफ समझ रही हो? मैंने तुम पर इतना खर्च किया और अब तुम मुझे छोड़ने की बात कर रही हो? ऐसा कभी मत सोचना। तो तुम चाहते क्या हो ऋषभ? क्या करूं कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो? अमेलिया ने परेशान होकर पूछा। सीधा है, अगर तुम 1 महीने तक मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बिल्कुल नहीं, अमेलिया ने बिना सोचे जवाब दिया। ठीक है, फिर सुन लो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। रिवर सिटी में मुझसे भागने का ख्याल भी मत लाना। अमेलिया हैन, मैं ऋषभ कभी किसी को पाने में फेल नहीं हुआ। अब ऋषभ ने अपनी असली शक्ल दिखा दी थी। वह गुस्से में और ज्यादा खतरनाक लगने लगा। अमेलिया, हमें मत कोसो, तुम ही इतनी निर्दयी बन रही हो। मैंने भी तुम पर काफी पैसा खर्च किया है। अगर मुझसे पीछा छुड़ाना है तो आधे महीने मेरे साथ रहो, वरना मैं ओल्ड चैप के साथ मिलकर तुम्हारी जिंदगी रिवर सिटी में नरक बना दूंगा। जैकब ने भी बोलना शुरू किया। अमेलिया वहीं खड़ी रही, जैसे वह बुत बन गई हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे लगा था मामला मुश्किल होगा, लेकिन यह तो हद पार कर चुका था। इधर आसपास के लोग भी यह सब देख रहे थे। वे अमेलिया के दोस्त थे, तो जाहिर है उसका साथ दे रहे थे। ऋषभ और जैकब, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? मैं कह रही हूं, ज्यादा मत बढ़ो, नहीं तो पुलिस को बुला लेंगे, अमेलिया की रूममेट ने गुस्से में कहा। हाँ, और यूनिवर्सिटी में भी शिकायत करेंगे, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, दूसरी रूममेट ने जोड़ा। चुप रहो, ये सब तुमसे मतलब नहीं रखता। अगर ज्यादा बोला तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगा, ऋषभ ने गुस्से में दहाड़ा। रूममेट हैरान रह गई। उसने ऐसा ऋषभ पहले कभी नहीं देखा था। वह अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। ऋषभ और जैकब रिवर सिटी के अमीर घरों के लड़के थे। उनके खिलाफ जाने का मतलब बड़ी मुसीबत को न्योता देना था। अमेलिया रो पड़ी। वह आखिर एक लड़की थी और ऐसी धमकियों के आगे टूट गई। अमेलिया, रोने से कुछ नहीं होगा। अगर इस मामले को खत्म करना चाहती हो तो 1.5 महीने हमारे साथ रहो। उसके बाद हम वादा करते हैं कि तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अगर नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी रिवर सिटी में नरक बना देंगे।
अब सोच लो, ऋषभ ने एक बार फिर धमकी दी। अमेलिया रोते हुए ध्रुव की तरफ देखने लगी। उसे अब समझ आ गया था कि ध्रुव ही वह इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है। अमेलिया को याद आया कि ध्रुव कौन था। गोल्डन लीफ होटल का गुप्त मालिक। ये कोई मामूली आदमी नहीं था। जैकब और ऋषभ जैसे लड़कों के परिवार उसके मुकाबले कहीं टिकते नहीं। ध्रुव यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सका। दोस्तों, किसी लड़की को इस तरह धमकाना थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। ऋषभ और जैकब का यह व्यवहार उसे उसकी कजिन लिली से हुई एक पुरानी घटना की याद दिला रहा था। अगर आज किसी ने अमेलिया का साथ न दिया होता तो उसका क्या होता, यह सोचना मुश्किल था। ध्रुव, ये तेरा कोई काम नहीं है। चुपचाप बैठा रह, हीरो बनने की कोशिश मत कर, ऋषभ ने गुस्से में कहा। शायद मैं हीरो न बनूं, पर यह सब और नहीं देख सकता, ध्रुव ने जवाब दिया। ओ, और तू क्या करेगा? ऋषभ ने तंज कसते हुए पूछा। ध्रुव बोलने ही वाला था कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा हल्का सा खुला। एक लड़की अफ्रीकन हेयर स्टाइल में बड़े बड़े झुमके और गहरे मेकअप के साथ अंदर आई। उसने ध्रुव को देखा और दरवाजे से आगे बढ़ गई। तो तुम यहां हो ध्रुव? बाहर तुम्हारी गाड़ी देखी तो मुझे पता था कि तुम यहीं होगे। इतने सारे रूम चेक करने के बाद आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया, उसने कहा। उसके पीछे 5-6 और लोग थे जो उसी तरह के कपड़ों में थे। सभी 16-67 साल के लग रहे थे। सैंडी, ये कौन है? तू इसे क्यों ढूंढ रही थी? उसके पीछे खड़े लड़कों ने पूछा। ये मेरा भाई है, सैंडी ने जवाब दिया। भाई? हमें क्यों नहीं पता कि तेरा कोई भाई भी है? तुम नहीं जानते, लेकिन वह मेरे लिए भाई जैसा है, सैंडी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बातचीत के बीच ऋषभ को यह सब देखकर गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये बेवकूफ बच्चे यहां क्या कर रहे हैं? किसने बुलाया इन्हें? बाहर निकलो अभी। सैंडी उलझन में उसे देखती रही। फिर उसने अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम नहीं तो और कौन? जल्दी से बाहर निकलो, वरना तुम्हारे घर वालों के पास शिकायत भेज दूंगा, ऋषभ ने धमकी दी। सैंडी ने ध्रुव की तरफ देखा और पूछा, ध्रुव, ये तेरा दोस्त है? नहीं, ध्रुव ने सीधा जवाब दिया। तो फिर आसान है, सैंडी ने ठंडे लहजे में कहा। फिर उसने ऋषभ की तरफ मुड़कर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है भाई? सैंडी असल में उसे बदमाश कहना चाहती थी, लेकिन ध्रुव के सामने अपने शब्दों को संभाल लिया। मेरा नाम? तुम जानने लायक नहीं हो, और मैंने भी तुमसे तुम्हारा नाम नहीं पूछा है, ऋषभ ने व्यंग्य से जवाब दिया। मेरा नाम क्या है? चलो, तुम में से कोई इन्हें बताओ, सैंडी ने कहा। सैंडी के पीछे खड़ा एक लड़का बाहर आया और उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, इनका नाम सैंडी लूथर है। ये रिवर सिटी के लूथर परिवार की दूसरी बेटी है। क्या आप लूथर परिवार को जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि रिवर सिटी में लूथर नाम का कोई और परिवार है। उसकी बात पूरी होते ही वह वापस अपनी जगह पर चला गया और ऋषभ को उपहास भरी नजरों से घूरने लगा। लूथर परिवार की दूसरी बेटी को डांटने की हिम्मत कर ली? अब मजा आएगा। सैंडी लूथर, लूथर परिवार की दूसरी बेटी। जैकब को अपनी गलती का एहसास हुआ। सबसे पहले तो वह ऋषभ का समर्थन कर रहा था, लेकिन अब वह धीरे धीरे पीछे हटकर भीड़ में शामिल हो गया। ऋषभ की हालत खराब हो गई थी। रिवर सिटी का लूथर परिवार, वे तो रिवर सिटी के सबसे धनी और ताकतवर परिवार थे। जैकब का परिवार उनके सामने कुछ भी नहीं था। उसने सुना था कि लूथर परिवार की दूसरी बेटी को लोग मानव रूपी राक्षस कहते थे। तो इसका मतलब ये लड़की वही है। जैकब को राहत मिली कि उसने ऋषभ का ज्यादा समर्थन नहीं किया। अगर उसने ऐसा किया होता तो शायद उसे पता भी नहीं चलता कि उसकी तबाही कैसे होती। अब ऋषभ की स्थिति और खराब हो रही थी। पहले तो वह कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा डर और खौफ से भर गया। लूथर परिवार की दूसरी बेटी,
क्या ये वही मानव रूपी राक्षस है जिसके बारे में उसने सुना था? और उसने क्या कहा था? मैं इसे सबक सिखाऊंगा। उसने यहां तक कहा था कि इसके माता पिता के पास इसे पढ़ाने का समय नहीं है। ऋषभ को लगा कि उसका खून ऊपर चढ़ रहा है। उसे चक्कर आने लगे। क्या हुआ? अब क्यों नहीं बोल रहे? अभी तो तुम मेरे माता पिता के बारे में बोल रहे थे, है ना? यही कहा था कि उनके पास मुझे पढ़ाने का वक्त नहीं है, सैंडी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ऋषभ घुटनों के बल फर्श पर गिर गया। उसने झुकते हुए कांपती आवाज में कहा, मिस लूथर, मुझसे गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मुझ पर दया करें और मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई न करें। अभी तो तुम बहुत ऊंचे और बड़े बन रहे थे, है ना? अब ये बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? सैंडी ने तंज कसते हुए कहा। कमरे में मौजूद हर कोई हैरान था। अभी कुछ देर पहले ऋषभ बहुत दबंग लग रहा था। अब वह अचानक जमीन पर क्यों झुका हुआ था? ये लड़की कौन थी जिसने उसे इतना डरा दिया? और क्या उसने ध्रुव को अपना भाई कहा? सभी के चेहरे पर सवाल थे। सैंडी ने ध्रुव की तरफ मुड़कर पूछा, ध्रुव, इसका नाम क्या है? ध्रुव मुस्कुराया और बोला, इसका नाम ऋषभ है। मुझे लगता है इसका परिवार भी रिवर सिटी का ही है। ये बहुत बढ़िया है। सच में अमीर घर का लड़का है। ऋषभ ने सैंडी को नाराज कर दिया था और अब उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अमीर परिवार का लड़का? सैंडी ने उत्सुकता से पूछा। फिर उसने अपना सिर घुमाकर अपने पीछे खड़े दोस्तों से पूछा, क्या आप लोग इस घेरे में किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसका उपनाम टेट हो? नहीं, नहीं, मैं नहीं, कभी नहीं सुना। सभी ने सिर हिलाकर जवाब दिया। सैंडी ने ऋषभ की ओर घूरते हुए कहा, तुम रिवर सिटी सर्कल में भी नहीं आते तो तुम किस तरह के अमीर लड़के हो? ऋषभ ने तुरंत घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आप सही कह रही हैं मिस लूथर। मैं किसी अमीर परिवार से नहीं हूं। मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। कृपया मुझे माफ कर दें। सैंडी की आंखों में गुस्सा था। उसने कहा, क्या तुम मुझे माफ करोगे? क्या तुम्हें पता है कि मेरे पूरे जीवन में किसी ने मुझसे ऐसे बात नहीं की? और तुमने तो मेरे माता पिता की ओर से मुझे सबक सिखाने की धमकी दी। यह तक कहा कि मेरे माता पिता के पास मुझे पढ़ाने का टाइम नहीं है। मेरे दादाजी, मेरे मम्मी पापा और यहां तक कि मेरे भाई ने भी मुझसे कभी ऐसा नहीं कहा। ऋषभ डर के मारे खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, यह मेरी गलती है। मैं बोलने से पहले सोचता नहीं हूं। मुझे माफ कर दो। उसका डर जायज था। अगर लूथर परिवार ने उसके परिवार को निशाना बना लिया तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। लूथर परिवार उसके परिवार को पल भर में दिवालिया बना सकता था। इस बीच अमेलिया का रोना रुक चुका था। वह आश्चर्य से यह पूरा दृश्य देख रही थी। उसकी नजर सैंडी पर टिक गई थी और ध्रुव, उसे अब पूरा विश्वास हो चुका था कि उसका संकट टल गया है। ऋषभ ने किसी ताकतवर इंसान को नाराज कर दिया था। अब उसके पास और किसी की तरफ ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। हालांकि जैकब इस पूरे मामले में बच निकला। जैकब ने चुपके से अपने माथे पर आया पसीना पोंछा। वह बहुत करीब था मुसीबत में पड़ने से। अगर वह ऋषभ का साथ देता तो उसके लिए भी हालात बुरे हो सकते थे। हालांकि ऋषभ खुद को थप्पड़ मार रहा था, फिर भी यह सैंडी के गुस्से को शांत नहीं कर पाया। लड़कियों, जाओ और इसे पकड़ो, सैंडी ने अपने दोस्तों से कहा। सैंडी और उसकी सहेलियों ने ऋषभ को पकड़कर लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। ऋषभ सिर्फ वार सह सकता था। वह चकमा देने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। हालांकि सैंडी और उसकी सहेलियां जवान लड़कियां थीं जिनकी ताकत ज्यादा नहीं थी। इस वजह से ऋषभ को शारीरिक चोटें गंभीर नहीं लगीं। फिर भी ऋषभ दर्द में चीख रहा था। वह चाहता था कि लड़कियों को उस पर दया आ जाए और वे उसे छोड़ दें। आखिरकार जब वे थक गईं तो उन्होंने उसे जाने दिया। लेकिन सैंडी का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने चारों ओर देखा और फिर कमरे के बीच में रखी टेबल पर चढ़ गई।
उसने एक बियर की बोतल उठाई और ऋषभ के सिर पर मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी ध्रुव ने उसे रोक दिया। रुको सैंडी, तुम क्या कर रही हो? ध्रुव ने जोर से कहा। बोतल में बियर भरी हुई थी और कांच मोटा था। अगर सैंडी इसे ऋषभ के सिर पर पटक देती तो वह आधा मर जाता। अगर सैंडी इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकती है तो बड़े होकर क्या करेगी? उसे बस ऋषभ को थोड़ा पीट कर अपना गुस्सा निकालना चाहिए था, बस इतना ही। अगर खून खराबा करना चाहती तो वह बहुत ज्यादा हो जाता। सैंडी ऐसा ही करने वाली थी, लेकिन जैसे ही उसने ध्रुव को चिल्लाते हुए सुना, वह रुक गई। उसने पलट कर कहा, ध्रुव, उसने मुझे अभी अभी डांटा है, मैं उसे मारना चाहती हूं। ध्रुव ने सख्त लहजे में कहा, तुम उसके सिर पर बियर की बोतल फोड़ना चाहती हो सिर्फ इसलिए कि उसने तुम्हें डांटा? क्या तुम्हें पता है ऐसा करने से क्या होगा? कभी कभी हर प्रॉब्लम को हल करने के लिए वायलेंस की जरूरत नहीं होती। बोतल नीचे रख दो। सैंडी ने अनिच्छा से बोतल नीचे रख दी और बेमन से कहा, ओके। ध्रुव ने सख्ती से कहा, और स्कूल टाइम में ऐसी जगह मत आया करो। अपनी हालत देखो, क्या तुम स्टूडेंट लगती हो? अगर अगली बार मैंने तुम्हें ऐसे कपड़ों में देखा तो मैं तुम्हारे भाई की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सैंडी के कपड़ों को देखकर ध्रुव असहज महसूस कर रहा था। वह एक स्टूडेंट थी, लेकिन हमेशा ऐसे कपड़े पहनती थीं जो उसकी उम्र और जगह के हिसाब से ठीक नहीं लगते थे। ध्रुव सोचने लगा, अगर मेरी बहन ऐसी होती तो मैं उसे पहले ही संभाल लेता। चार्ल्स उसे कैसे इग्नोर कर सकता है? ध्रुव के ऐसा कहते ही वहां मौजूद सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। ऋषभ अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसने पहले सैंडी को कहा था कि वह उसे उसके पेरेंट्स की तरफ से सबक सिखाएगा, और अब ध्रुव ने कहा कि वह सैंडी को उसके भाई की तरफ से सबक सिखाएगा। सैंडी के दोस्त भी अब ध्रुव को अजीब नजरों से देखने लगे थे। इतने लोग सैंडी को सबक क्यों सिखाना चाहते हैं? सैंडी के गुस्सा हो जाने का इंतजार हो रहा था, लेकिन सैंडी ने चुपचाप सिर झुका लिया और उदासी भरे स्वर में कहा, ओके, मुझे समझ आ गया। ध्रुव। सभी लोग हैरान रह गए। लूथर परिवार की यह ह्यूमन डीमन सैंडी इतनी शांत कब से हो गई? सैंडी अपने परिवार की कभी नहीं सुनती थी। हालांकि वह थोड़ी उदास लग रही थी, लेकिन अंदर से खुश थी। जब से ध्रुव ने उसकी जान बचाई थी, उसके दिल में ध्रुव की जगह बढ़ गई थी। अब उसके दिल में ध्रुव का स्थान उसके भाई चार्ल्स से भी ऊपर हो गया था। कभी कभी जब आप परेशान होते हैं तो जो इंसान आपकी मदद करता है वह आपके लिए खास बन जाता है। सैंडी ताकतवर लोगों की रिस्पेक्ट करती थी। ध्रुव, जिसने पहले उसकी जान बचाई थी और जैकरी जैसे ताकतवर इंसान को हराया था, अब उसके लिए खास बन गया था। इसलिए जब ध्रुव ने उससे यह कहा तो उसे अच्छा लगा। इसका मतलब था कि ध्रुव उसकी परवाह करता है। फिर सैंडी ने पूछा, उम्मा, ध्रुव, क्या मैं छुट्टियों के दौरान आ सकती हूं? ध्रुव ने जवाब दिया, हाँ, तुम आ सकती हो, लेकिन अपने अफ्रीकी बाल, बड़ी बड़ी बालियां और भारी मेकअप हटाना होगा। तुम एक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह दिखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ध्रुव, तुम कब फ्री हो? मेरे दादाजी कहते हैं कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। ध्रुव ने थोड़ा सोचा और कहा, शायद इस हफ्ते नहीं, लेकिन जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे भाई को कॉल कर दूंगा। उसे अभी भी लूथर परिवार का सम्मान करना था, लेकिन वह अगले हफ्ते तक इंतजार नहीं कर सकता था। ठीक है ध्रुव, अब हम चलते हैं। सैंडी ने अपने दोस्तों को बुलाया और जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाने से पहले उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ, है ना, अब मुझे तुम्हारी याद आ गई है। मुझे उम्मीद है कि कल भी तुम एक अमीर घर के बच्चे की तरह रहोगे। यह सुनते ही ऋषभ डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। अब सब खत्म हो गया, उसने सोचा। एक बार अगर उसने लूथर परिवार को नाराज कर दिया तो उसका परिवार रिवर सिटी में कैसे रह पाएगा?
वह यह भी सोच नहीं पा रहा था कि अगर उसका परिवार दिवालिया हो गया तो उसका जीवन कैसा होगा। सैंडी अपने दोस्तों के साथ चली गई। अब कमरे में केवल वे लोग बचे थे जिन्होंने पहले साथ में खाना खाया था। ऋषभ बेजान आंखों के साथ जमीन पर निढाल बैठा था। जैकब मन ही मन खुद को लकी मान रहा था। इस बीच अमेलिया ध्रुव को चमकती आंखों से देख रही थी। सिर्फ अमेलिया ही नहीं, कमरे में मौजूद बाकी लड़कियां भी ध्रुव को वैसे ही देख रही थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव इतना बड़ा प्लेयर निकलेगा। वह इस मामले में बहुत सीक्रेटिव था। ध्रुव को अजीब लग रहा था क्योंकि सब लोग उसे भूखी निगाहों से देख रहे थे। अमेलिया, मुझे अब जाना होगा। तुम्हें अपनी पार्टी एंजॉय करनी चाहिए, ध्रुव ने कहा। जब अमेलिया को पता चला कि ध्रुव जा रहा है तो उसने उसे रोक लिया। वह उसकी तरफ गई, उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, ध्रुव, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। आज मेरा बर्थडे है और तुमने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया। अमेलिया ने ध्रुव का हाथ कसकर पकड़ रखा था। ध्रुव को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वह अमेलिया की कोमलता महसूस कर सकता था और उसकी पकड़ से छूटना चाहता था, लेकिन अमेलिया ने उसे इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसे भागने का मौका ही नहीं मिल रहा था। अमेलिया, क्या मैं तुम्हें किसी और दिन गिफ्ट दे सकता हूं? सच में, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा बर्थडे है। नहीं, तुम्हें आज ही देना होगा, अमेलिया ने उसकी बांह कसकर पकड़े हुए कहा। यहां तक कि अमेलिया ने जानबूझकर ध्रुव के हाथ को अपनी भरी हुई छाती पर दबा दिया, जिससे ध्रुव का चेहरा लाल हो गया। हालांकि वह पिछले कुछ सालों से काव्या को डेट कर रहा था, फिर भी वह अभी तक कुंवारा था। ऐसे में अमेलिया जैसी लड़की की फ्लर्टिंग को सहन कर पाना उसके लिए आसान नहीं था। कुछ बहादुर लड़कियां भी ध्रुव के पास आईं और उसे खींचने लगीं। हर कोई उससे करीब होने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार ध्रुव के पास कुछ देर वहीं रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा। चूंकि ऋषभ अभी भी कमरे में था, वे दूसरे कमरे में चले गए और अपनी मौज मस्ती जारी रखी। जैकब और बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे वहां से चले जाएं। जैकब तो ध्रुव को देखकर थोड़ा डर ही गया था। उसे बस एक ही डर था कि कहीं उसका हाल भी ऋषभ जैसा ना हो जाए। उनकी पार्टी आधी रात के बाद ही खत्म हुई। जब अमेलिया बिल पे करने जा रही थी, उसे बताया गया कि फुलर गोल्डन सैंड्स में ध्रुव के सारे खर्च माफ कर दिए गए हैं। सबने एक बार फिर से ध्रुव की तारीफ में चिल्लाना शुरू कर दिया। ध्रुव सच में बहुत रहस्यमयी है, एक लड़की ने कहा। हम कैसे नहीं जान पाए कि वो इतना बड़ा आदमी है। ध्रुव, तुम कहां रहते हो? अमेलिया ने पूछा जब वे फुलर गोल्डन सैंड्स के गेट पर खड़े थे। ध्रुव ने जवाब दिया, मैं उपनगरों में रहता हूं। ध्रुव, क्या तुम गाड़ी ड्राइव करके नहीं आए? प्लीज हमें ड्रॉप कर सकते हो? लड़कियों में से एक ने कहा। हाँ, हमें वापस कैंपस छोड़ दो। इतनी रात हो चुकी है और हमारे लिए घर वापस जाने के लिए कार बुलाना सेफ नहीं है, दूसरी लड़की ने कहा। ध्रुव ने झिझकते हुए कहा, मेरी कार में इतने लोग नहीं बैठ सकते। कम से कम 10 लड़कियां वहां बची थीं और सबकी बात मानना उसके लिए मुश्किल था। हम एडजस्ट कर लेंगे, भीड़ में चलेंगे या फिर तुम 2 चक्कर लगा सकते हो, वरना इतनी रात को हम वापस कैसे जाएंगे? हाँ प्लीज। जब वे ध्रुव की बुगाटी वेरॉन के पास पहुंचे तो ध्रुव ने कार पर हाथ रखते हुए कहा, यह मेरी कार है। अगर मैं आप सभी को ड्रॉप करने की कोशिश करूं तो मुझे 10 चक्कर लगाने पड़ेंगे। जैसे ही लड़कियों ने चमचमाती हुई बुगाटी वेरॉन देखी, वे शॉक्ड रह गईं। वाह ध्रुव, क्या यह तुम्हारी कार है? यह बहुत खूबसूरत है। यह कार तो जबरदस्त है। ऋषभ और जैकब की कारें इसके सामने कुछ भी नहीं। ये कौन सी कार है? जाकर देखो, ये बुगाटी है। ऐसी गाड़ियां सबके पास नहीं होती, किसी ने कहा। सभी लड़कियां गाड़ी की तारीफ करती रहीं और ध्रुव अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कैसे खुद को इस सब से बचाए।
दोस्तों आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।